नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अमित सिंह आपका स्वागत करता हूँ ऑन द फ्लाई के यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मेसोलिथिक कल्चर ऑफ नॉर्दर्न विंध्यास के बारे में। पिछले लेक्चर्स में जो कि हमारे यूट्यूब चैनल में पढ़े हुए हैं उसमें आप लोगों ने मेसोलिथिक कल्चर के सिग्निफिकेंट फीचर्स के बारे में पढ़ा। तो अब हम लोग रीजन वाइज देखने की कोशिश करेंगे कि मेसोलिथिक कल्चर के सिग्निफिकेंस रीजन वाइज क्या है, अर्थात क्षेत्रीय जो आधार है वहां पर मेसोलिथिक कैसा दिखाई पड़ रहा है। तो नॉर्दर्न विंध्यास के बारे में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। और नॉर्दर्न विंध्यास एक ऐसा इलाका है जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में एक विभाजक रेखा के तौर पर कार्य करता है। ठीक है, ये एक पर्वत श्रृंखला है जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का बंटवारा करती है। जैसा कि ये मैप अगर आप देखें, भारत का मैप है, इस मैप में आप देखेंगे कि ये वाला जो पूरा पार्ट है ये विंध्यास का पार्ट है। ठीक है, और इस मैप में आप देखें कि ये जो पार्ट है ये नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है ये आपका नॉर्दर्न विंध्यास का इलाका है। और ये एक बड़े मैप में अगर हम देखें तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच की एक विभाजक रेखा के तौर पे कार्य करता है। इसमें बहुत सारे जिले शामिल हैं, जैसे कि अगर हम बात करें इधर से ललितपुर की तरफ से, तो ललितपुर, झांसी, उसके बाद महोबा, आपका हमीरपुर का कुछ भाग, बांदा, चित्रकूट, उसके बाद आपके प्रयागराज का दक्षिणी सिरा, मिर्जापुर का इलाका और चंदौली और सोनभद्र का इलाका। तो एक बाउंड्री ऐसे बनती चली जाती है। ये एक बाउंड्री बन रही है यहाँ से यहाँ पर एमपी और यहाँ पर यूपी। तो ये जो इलाका है ये नॉर्दर्न विंध्यास का क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने मुख्य तौर पर पुरातात्विक कार्य किए और उन पुरातात्विक कार्यों में हमें विभिन्न स्थानों से मध्यपाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष मिल रहे हैं। और उन्हीं अवशेषों के आधार पर हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि इस काल में, मध्यपाषाण काल में, नॉर्दर्न विंध्यास के मानव का जीवन और रहन सहन, उनकी संस्कृति कैसी रही। वैसे तो सीएल कार्लाइन ने इस इलाके में मध्यपाषाणकालीन पुरास्थलों की खोज का सिलसिला प्रारंभ किया था और विभिन्न पुरातात्विक स्थल मिले, जिसमें कि शैलाश्रय वाले पुरास्थल यहाँ पर प्रमुख तौर पर हमें दिखाई पड़ते हैं। मुख्य रूप से मिर्जापुर का जो इलाका है वहां पर हमें शैलाश्रय वाले पुरास्थल प्राप्त होते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नॉर्दर्न विंध्यास के बारे में दिया गया है, The Vindhyan Plateau occupying the parts of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh, bounded on the north by the Ganga Valley and on the south by the Son, is divided into two parts. The first known as the Kaimur, situated between latitude, and the second part situated between latitude so and so, जो कि यहाँ पर मेंशन है। This area is drained by several rivers like Belan, Tons, सेटी, सोन एंड करनासा एक्सेट्रा। तो ये जो इलाका है ये नदियों से के प्रवाह का क्षेत्र है और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की बाउंड्री के साथ है ये। इसके बाद अगर हम बात करें तो बेलन और सोन, आप लोगों ने इसके पूर्व में पैलोलिथिक कल्चर्स में बेलन और सोन नदियों के संदर्भ में बात की थी। ये दोनों ही नदियां इस नॉर्दर्न विंध्यास की प्रमुख नदियां हैं, जहां पर जिनके आसपास हम लोगों को पुरातात्विक सामग्रियां प्राप्त होती हैं और इसीलिए दोनों ही क्षेत्र बड़े ही महत्व के क्षेत्र हैं पुरातात्विक दृष्टि से। तो ये इलाका भी इसके अंतर्गत आता है। इसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि नॉर्दर्न विंध्यास में सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के आते हैं। इसके बाद जो मुख्य कार्य हुआ है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है। और जो साइट्स हैं, जो पुरास्थल है जिनका उत्खनन हुआ है, उन उत्खननों के माध्यम से हमें इस पूरे नॉर्दर्न विंध्यास की संस्कृति की प्रमुख जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो कुछ प्रमुख पुरास्थल हैं जिनका उत्खनन हुआ है, जिसमें मोराना पहाड़, लेखैया, बगई खोल, ये तीन बड़े ही महत्वपूर्ण शैलाश्रय वाले पुरास्थल है। शैलाश्रय, इसके पूर्व भी आप लोगों से चर्चा हुई थी कि शैलाश्रय का तात्पर्य है पहाड़ का एक कटा हुआ भाग, जिसको कभी मानव ने अपने निवास स्थल के रूप में चुन रखा था। और उन दीवारों पर उन्होंने विभिन्न पेंटिंग्स बनाई थी, जिन्हें हम शैलचित्र या रॉक पेंटिंग्स के तौर पर जानते हैं।
तो मोराना पहाड़, लेखैया और बगईखोर, ये 3 महत्वपूर्ण पुरास्थल हैं जो कि मिर्जापुर में है, और भैंसौर नामक एक जगह है जो कि आपके बनारस और रीवा हाईवे के पास में है, एकदम बॉर्डर पर है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के भैंसौर, और वहां से 5 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व की तरफ वो स्थित है, और हनुमना के पास में है। और ये जो आपका मोराना पहाड़, लेखैया और बगईखोर है, ये एक ही कॉम्प्लेक्स में स्थित पुरास्थल है। अब क्योंकि इन तीनों पुरास्थलों का उत्खनन हो चुका है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा ये उत्खनन कार्य कराया गया था, जिससे हमें बहुत सारी पुरातात्विक सामग्रियां मिलती हैं, और उन्हीं सामग्रियों के आधार पर हम नॉर्दर्न विंध्यास की मध्य पाषाणकालीन संस्कृति को समझने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा एक और बड़ा महत्वपूर्ण पुरास्थल है जो कि बेलन नदी घाटी पर स्थित है, और वो है चोपनी मांडू। तो कुल मिलाकर के ये 4 प्रमुख पुरास्थल है, और इन्हीं पुरास्थलों के आधार पर हम इस नॉर्दर्न विंध्यास की मध्य पाषाणकालीन संस्कृति को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोराना पहाड़ की। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसका ज्योग्राफिकल जो एरिया है ये मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में है, और हाँ, वेस्ट ऑफ वैलेज भैंसौर, सॉरी पूरब मैंने बोल दिया था, पश्चिम में है ये, वैलेज भैंसौर के पश्चिम में ये स्थित है, और वाराणसी रीवा नेशनल हाईवे पर है। हैबिटाट कैसा था, जैसे कि मैंने बताया कि ओपन एयर साइट है, ओपन एयर साइट भी है, और साथ साथ रॉक शेल्टर भी है, अर्थात रॉक शेल्टर और उसके बाहर का इलाका जहां पर उत्खनन का कार्य हुआ था। अब इसके एक्सकेवेटर कौन है, उत्खननकर्ता कौन है, तो इस मोराना पहाड़ नामक पुरास्थल के उत्खननकर्ता आर.के. वर्मा जी हैं, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे, और बाद में वो रीवा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रहे, बहुत जाने माने पुरातत्वविद थे, और प्रोफेसर जी.आर. शर्मा के निर्देशन में उन्होंने यहाँ पर उत्खनन का कार्य किया था। उत्खनन के ईयर क्या है, तो 1963 में भी कार्य किया गया, उसके बाद 1977, 2 वर्षों में यहाँ पर कार्य हुए। अब डिपॉजिट जो जमाव हमें मिला है यहाँ से उत्खनन के पश्चात, तो क्या जमाव है, एक 55 सेंटीमीटर का है, अर्थात पहले वाले उत्खनन में 55 सेंटीमीटर का जमाव मिलता है, और फिर बाद में जो उत्खनन हुआ वहां से 51 सेंटीमीटर का एक जमाव हमें दिखाई पड़ता है। आर्कियोलॉजिकल लेयर क्या है, अर्थात पुरातात्विक जमाव क्या क्या मिले हैं, तो उसमें हम बात करें तो जो ओपन एयर साइट वाला है, जो रॉक शेल्टर के बाहर का जो इलाका है, वहां पर जो उत्खनन हुआ था, वहां से हमें 4 आर्कियोलॉजिकल लेयर मिलती है, अर्थात 4 सांस्कृतिक अनुक्रम हमें वहां से प्राप्त हो रहे हैं। इसके बाद जो इनसाइड वाला इलाका है, अर्थात रॉक शेल्टर का जो अंदर का इलाका है, रॉक शेल्टर के नीचे वहां पर उत्खनन हुए, तो वहां पर 6 सांस्कृतिक अनुक्रम या आर्कियोलॉजिकल लेयर हमें वहां से प्राप्त होती है। इसके बाद कल्चरल रिमेन्स की बात करें कि क्या क्या हमें पुरातात्विक सामग्रियां मिल रही है वहां से, तो हमें नॉन ज्योमेट्रिकल और ज्योमेट्रिकल टूल्स मिल रहे हैं। आप लोगों ने पिछले लेक्चर में मेसोलिथिक कल्चर के जो सेलिएंट फीचर्स है उसमें इस चीज को पढ़ा होगा कि जो माइक्रोलिथ है उनको कैटेगराइज किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी, उनके आकार प्रकार के आधार पर उनको डिवाइड किया गया था नॉन ज्योमेट्रिक और ज्योमेट्रिक टूल्स में। तो नॉन ज्योमेट्रिक और ज्योमेट्रिक टूल्स यहाँ से भी मिल रहे हैं, साथ साथ हैंडमेड पॉटरीज, हाथ से बने हुए मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हो रहे हैं। इसके अलावा कल्चरल फेजेस क्या क्या है, तो यहाँ पर कल्चरल फेजेस हैं, जैसे कि सबसे नीचे का जो कल्चरल फेज है वो है सबसे नीचे का जो कल्चरल फेज है वो है नॉन ज्योमेट्रिकल टूल्स विदाउट पॉटरी, और ये लेयर नंबर 5 में है। और जो लेयर नंबर 6 सबसे नीचे की जो लेयर है वो डिकम्पोज्ड सैंडस्टोन है, अर्थात कोई कल्चरल रिमेन्स वहां से मिला नहीं है। लेयर नंबर 5 से हमें मिल रहा है नॉन ज्योमेट्रिकल टूल्स विदाउट पॉटरी, अर्थात लेयर नंबर जो 5 है वहां से हमें ज्यामितीय प्रकार के उपकरण मिल रहे हैं जिसमें कि किसी भी प्रकार के मिट्टी के बर्तनों के अवशेष नहीं है। उसके बाद लेयर नंबर 3 और 4 ये ज्योमेट्रिकल माइक्रोलिथ टूल्स मिल रहे हैं विदाउट पॉटरी, अर्थात यहाँ पर ज्यामितीय आकार के उपकरण मिल रहे हैं बिना किसी मिट्टी के बर्तनों के। इसके बाद लेयर नंबर 1 और 2 वहां पर ज्योमेट्रिकल माइक्रोलिथ्स मिल रहे हैं एसोसिएटेड विद पॉटरी, अर्थात मिट्टी के बर्तनों के साथ ज्योमेट्रिक टूल्स मिल रहे हैं। तो ये जो है वहां पर कल्चरल फेजेस हमें मोराना पहाड़ में दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद अगर हम टूल टाइपोलॉजी की बात करें कि कौन कौन से हमें उपकरण मिल रहे हैं स्टोन के बने हुए, तो हमें बैक ब्लेड वहां से मिलते हैं, हमें लूनेट मिल रहा है जिसको हम चंद्रिक कहते हैं,
हमें पॉइंट्स मिल रहे हैं, बोरर्स मिल रहे हैं, ट्राइंगल्स मिल रहे हैं और ऐसे बहुत सारे माइक्रोलिथ्स हमें वहां से प्राप्त होते हैं। इसके बाद इन उपकरणों को किन पत्थरों पर बनाया गया था? तो चर्ट, चालसीडनी, अगेट, कार्लेनियन और क्वार्ट जैसे पत्थरों का प्रयोग इन उपकरणों को बनाने में किया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें कि कला के क्षेत्र में क्या कलात्मक क्या चीजें वहां से प्राप्त हुई है, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये शैलाश्रय वाले पुरास्थल थे, तो शैलाश्रय में रहने की वजह से मानव ने उन स्थानों पर, दीवारों पर विभिन्न प्रकार की पेंटिंग्स, चित्र बनाए, जिनको हम रॉक पेंटिंग्स या शैल चित्र के नाम से जानते हैं। तो वो रॉक पेंटिंग्स भी हमें मोराना पहाड़ से मिली है। बड़ी अच्छी लाल रंग की पेंटिंग दीवारों पर बनाई गई है, उसकी पिक्चर्स अभी हम लोग देखेंगे। इसके बाद रिचुअल्स की हम बात करें तो यहाँ से कोई बरियल या समाधान के साक्ष्य नहीं मिले हैं। वैसे कि तो मैसोलिथिक कल्चर में समाधान की प्रक्रिया की जाने लगी थी, लेकिन यहाँ मोराना पहाड़ से उसके एविडेंस हमें नहीं प्राप्त होते। इसके बाद अगर हम क्रोनोलॉजी, तिथि क्रम की बात करें तो ये जो मोराना पहाड़ है, वहां का जो तिथि क्रम है वो 8000 से 6000 BCE के आसपास दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये रही बात मोराना पहाड़ की। अगली साइट की हम बात करें तो जो हमारी अगली साइट है वो है बगई खोर। बगई खोर भी मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में है और 1 किलोमीटर ईस्ट की तरफ है मोराना पहाड़ से। मोराना पहाड़ से 1 किलोमीटर पूरब की तरफ ये स्थित है बगई खोर नामक पुरास्थल। और ये भी रॉक शेल्टर है, शैलाश्रय है। एक्सकेवेटर इसके भी आर के वर्मा थे। आर के वर्मा ने ही इसको एक्सकेवेट किया। एक्सकेवेशन का जो साल था वो 1964 था और जो डिपॉजिट है वो 55 सेंटीमीटर का डिपॉजिट यहाँ से हमें प्राप्त होता है। और यहाँ से 4 आर्कियोलॉजिकल लेयर्स, 4 सांस्कृतिक अनुक्रम हमें प्राप्त हो रहे हैं। कल्चर रिमेन्स की बात करें तो कल्चर रिमेन्स में भी हमें यहाँ नॉन ज्योमेट्रिकल और ज्योमेट्रिकल टूल्स मिल रहे हैं, हैंडमेड पॉटरीज मिल रही हैं। इसके अलावा कल्चर फेजेस की बात करें तो यहाँ पर 2 कल्चरल फेजेस हमें दिखाई पड़ रहे हैं। एक नॉन ज्योमेट्रिकल माइक्रोलिथ, अर्थात ये लेयर नंबर 4 और 3 में। इसके बाद अगला इसके ऊपर का जो है वो है ज्योमेट्रिकल माइक्रोलिथ एसोसिएटेड विद पॉटरी, अर्थात मिट्टी के बर्तनों के साथ ज्योमेट्रिकल टूल्स वहां से मिल रहे हैं। टूल टैपोलॉजी की बात करें कि कौन कौन से उपकरण मिल रहे हैं तो बैक ब्लेड है, लूनेट है, पॉइंट्स हैं, बोरर हैं, ट्रेपीज हैं, ट्रायंगल हैं, ये सारे उपकरण यहाँ से भी हमें प्राप्त होते हैं। इसके बाद रॉ मटेरियल की बात करें कि किन पत्थरों से इन उपकरणों को बनाया जा रहा था तो चर्च, चालसीडनी, अगेट, कार्लेनियन, क्वार्ट जैसे पत्थरों का प्रयोग यहाँ पर भी उपकरणों के निर्माण के लिए किया जा रहा था। इसके बाद अगर हम आर्ट की बात करें तो क्योंकि ये शैलाश्रय है तो यहाँ से भी हमें रॉक पेंटिंग्स या शैल चित्र प्राप्त होते हैं। रिचुअल्स की बात करें तो एक ह्यूमन बरियल यहाँ पर मिला है। एक मानव समाधान के साक्ष्य हमें बगई खोर से प्राप्त होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ उसमें हमें माइक्रोलिथ और स्टोन पीसेस भी साथ में मिल रही है, अर्थात जो है समाधान की प्रक्रिया तो हो रही है, साथ साथ उसमें कुछ ना कुछ चीजें रखी जाने लगी थी जिसको हम अंत्येष्टि सामग्री के तौर पर जानते हैं। तो यहाँ पर समाधान हो रहा है। ठीक है, समाधान से मतलब समझिए, समाधान का तात्पर्य है मानव को दफनाना। तो दफनाने की इस प्रक्रिया की जानकारी यहाँ से हमें मोराना पहाड़ से मिलती है और एक ह्यूमन बरियल यहाँ से मिल रहा है। इसकी भी डेट जो है 8000 से 6000 के आसपास दिखाई पड़ती है। इसके बाद अगली जो साइट है हमारी वो है लेखैया। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण पुरास्थल है और ये भी 3 किलोमीटर पूरब की तरफ है भैंसौर से और बनारसी और रीवा नेशनल हाईवे पर है। मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में ये भी स्थित है और ये भी एक रॉक शेल्टर वाला पुरास्थल है। यहाँ पर कई रॉक शेल्टर मिले हैं, कई कॉम्प्लेक्स है रॉक शेल्टर्स का। यहाँ पर 5 रॉक शेल्टर्स हमें दिखाई पड़ते हैं, जिसमें एक्सकेवेशन जो हुआ था वो रॉक शेल्टर नंबर 1 में हुआ था और रॉक शेल्टर नंबर 1 के बाहर की तरफ, मतलब एक्सकेवेशन इज हेल्ड एट ऑफ साइड ऑफ रॉक शेल्टर नंबर 1 एंड इनसाइड ऑफ रॉक शेल्टर नंबर 2, अर्थात रॉक शेल्टर नंबर 1 के बाहर और रॉक शेल्टर 2 के अंदर वाले इलाके में, अंदर का जो इलाका, जो छायादार इलाका है जहां पे मानव रह रहा था वहां पर, और रॉक शेल्टर के बाहर, इन 2 जगह स्थानों पर वहां पर पुरास्थल मतलब पूरा उत्खनन का कार्य हुआ था। और इसके उत्खनन करता थे बीडी मिश्रा जी, विद्याधर मिश्रा, प्रोफेसर विद्याधर मिश्रा, जो कि फॉर्मर एचओडी भी रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के। उनके द्वारा यहाँ पर उत्खनन का कार्य करवाया गया था। उत्खनन का साल था 1977, 1977
और यहाँ पर जो डिपॉजिट मिला है रॉक शेल्टर नंबर 1 का जो बाहर का इलाका था वहां से 43 सेंटीमीटर का डिपॉजिट है, और रॉक शेल्टर नंबर 2 जहां पर अंदर एक्सकवेशन हुआ था वहां पे 1.10 मीटर का डिपॉजिट हमें दिखाई पड़ता है। अब आर्कियोलॉजिकल लेयर रॉक शेल्टर नंबर 1 में हमें 4 लेयर्स मिली हैं बाहर की तरफ वाले इलाके में, और रॉक शेल्टर 2 में हमें 9 लेयर्स मिली है। ठीक है, इस चीज को आप समझिएगा कि 2 स्थानों पर उत्खनन हुआ है, रॉक शेल्टर नंबर 1 के बाहर की तरफ और रॉक शेल्टर नंबर 2 के अंदर की तरफ। ठीक है, अब अगर हम कल्चर रिमेन्स की बात करें तो यहां से भी नॉन ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल टूल्स और हैंडमेड पॉटरीज, ये तीनों चीजें मिली हैं जो कि आपके पिछले जो 2 रॉक शेल्टर्स थे वहां से भी मिल रही। इसके बाद जो कल्चरल फेज है, तो ज्योमेट्रिकल रॉक शेल्टर नंबर 1 के अंदर ज्योमेट्रिकल माइक्रोलिथिक टूल्स मिल रहे हैं, नॉन ज्योमेट्रिकल माइक्रोलिथ्स मिल रहे हैं, अर्थात नीचे वाला जो लेयर है वो अज्यामितीय लघु पाषाण उपकरणों का है और ऊपर वाला जो लेयर है वो ज्यामितीय पाषाण उपकरणों का है, लघु पाषाण उपकरणों का, रॉक शेल्टर नंबर 1 में। इसको ध्यान दीजिएगा, ये रॉक शेल्टर नंबर 1 की बात है। इसके बाद रॉक शेल्टर नंबर 2 में भी 4 फेजेस दिखाई पड़ रहे हैं। पहला है नॉन ज्योमेट्रिक प्री पॉटरी माइक्रोलिथ, अर्थात अज्यामितीय प्रकार के ऐसे सीक्वेंस जिसमें कोई पॉटरी, कोई भी मृदभांड नहीं मिल रहा है। इसके बाद ज्योमेट्रिक टूल्स विदाउट पॉटरी, यहां पर ज्यामितीय उपकरण आ गए। अब यहां पर भी अभी तक मिट्टी के बर्तन नहीं आए हैं। इसके बाद आता है ज्योमेट्रिक टूल्स विद पॉटरी, अर्थात ज्यामितीय उपकरण आ गए और यहां से मिट्टी के बर्तन भी आने शुरू हो गए, मिलने शुरू हो गए। इसके बाद जो चौथा है वो है डिमिनिटिव ज्योमेट्रिक टूल्स विद पॉटरी, अर्थात और लघुतर और छोटे उपकरण, डिमिनिटिव मतलब लघुतर, तो और लघुतर छोटे उपकरण यहां से मिल रहे हैं, साथ साथ मिट्टी के बर्तन भी मिल रहे हैं। तो ये 4 कल्चरल जो फेजेस हैं वो हमें यहाँ से लेखैया नामक पुरास्थल से प्राप्त हो रहे हैं। इसके बाद अगर हम टूल टाइपोलॉजी की बात करें तो यहाँ से भी बैक ब्लेड, लूनेट, पॉइंट्स, बोरर और ट्रैपीज और ट्रायंगल जैसे उपकरण यहाँ से भी मिल रहे हैं। रॉ मटेरियल चर्च, चलसिडनी, अगेट, कार्लेनियन, क्वार्ट्ज जैसे पत्थरों से इनको भी निर्मित किया जा रहा है। और आर्ट के तौर पे रॉक पेंटिंग्स यहाँ से भी हमें मिल रही हैं क्योंकि ये भी एक शैलाश्रय वाला पुरास्थल है। और रिचुअल्स के तौर पर यहाँ पे 17 मानव समाधान की हमें प्राप्ति हुई है, और साथ ही साथ यहाँ पर मिट्टी के बर्तन और लघु पाषाण उपकरण उन अंत्येष्टि सामग्री के तौर पे भी प्राप्त होते हैं। तो ये नॉर्दर्न इंडिया से सबसे ज्यादा मानव कंकाल यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। 17 मानव कंकालों की प्राप्ति हुई है यहाँ से इस मेसोलिथिक कल्चर में। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसकी डेट्स की बात करें तो ये भी 8370 प्लस माइनस 75 बीपी बिफोर प्रेजेंट है, और 8000 प्लस माइनस 75 बीपी इसकी डेट प्राप्त हो रही है। इसके बाद अगला जो पुरास्थल है, ये पुरास्थल आपके प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये बेलन नदी घाटी में है, कुराओं सब डिवीजन में स्थित है, चोपनी मांडो, और एक बड़ा महत्वपूर्ण मध्यकाल पाषाणकालीन पुरास्थल है जहां से बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है और उपकरणों के निर्माण का एक बड़ा प्रमुख केंद्र रहा है, क्योंकि आज भी यहाँ पर बहुत सारे उपकरण अगर आप कभी जाएं तो सतह पर पड़े हुए मिल जाएंगे, और ना सिर्फ बने हुए बल्कि अनफिनिश्ड टूल्स भी यहाँ पे मिलते हैं, जिसकी वजह से इसको फैक्ट्री साइट के तौर पर हम देख सकते हैं। बहुत ज्यादा लघु पाषाण उपकरण इस पूरे क्षेत्र से हमें प्राप्त होते हैं। अब अगर हम इसके ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें तो प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में है और लोकेटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द ओल्ड बेलन रिवर नियर वेलेज मांडो, कुराओं। तो बेलन नदी का जो पुराना चैनल है, बेलन नदी वर्तमान में एक नए चैनल के साथ बह रही है, तो एक पुराना चैनल नदी का प्रवाह मार्ग है, वहां पर ये लेफ्ट बैंक में स्थित एक पुरास्थल है। बेलन के पुराने जो प्रवाह मार्ग है वहां पर ये स्थित है, और मांडो नामक गांव है, और कुराओं सब डिवीजन में प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में ये पुरास्थल स्थित है। अब ये एक ओपन एयर साइट है और यहाँ पर हमें झोपड़ियों के प्रमाण मिलते हैं, यहाँ शैलाश्रय नहीं है, और जहां जहां मानव मध्य पाषाण काल में रह रहा था तो वो ओपन एयर साइट्स में, जहां पे खुला मैदान था तो वहां पे उसने झोपड़ियों का निर्माण किया है। तो यहाँ पर भी झोपड़ियों के निर्माण के साक्ष्य हमें दिखाई पड़ते हैं। इसके एक्सकेवेटर बीबी मिश्रा और बीडी मिश्रा 2 लोग थे, इन्होंने एक्सकेवेशन किया था यहाँ पे प्रोफेसर जी आर शर्मा सर के डायरेक्शन में। ये दोनों लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही संबंधित थे, प्राचीन इतिहास विभाग से। और एक्सकेवेशन ईयर कई वर्षों में यहाँ पर उत्खनन का कार्य हुआ,
1967 में वीडी मिश्रा सर के माध्यम से, उसके बाद 1978, 79, 82, 83, 84 में बीबी मिश्रा सर के निर्देशन में यहाँ पर उत्खनन का कार्य किया गया। और जो डिपॉजिट है, जो जमाव है, 1.55 मीटर का जमाव हमें यहाँ से प्राप्त हो रहा है। और जियोलॉजिकल आर्कियोलॉजिकल लेयर की बात करें तो 10 सांस्कृतिक जमाव हमें यहाँ से मिल रहे हैं। ये लेयर्स आप समझ रहे हैं ना, पिछले जो हमारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं चैनल पे, उसको अगर आप देखेंगे तो आर्कियोलॉजिकल लेयर समझ जाएंगे। ठीक है, अर्थात जो सांस्कृतिक जमाव एक दूसरे के ऊपर दिखाई पड़ते हैं, वो आर्कियोलॉजिकल लेयर है जितनी हम लगातार बात कर रहे हैं। उसके बाद कल्चर रिमेन्स की हम बात करें कि क्या क्या यहाँ से सामग्रियां प्राप्त हो रही हैं। ये सामग्रियां बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि ये जो सामग्रियां हैं, इन्हीं के माध्यम से पता चलता है कि संस्कृति किस काल की है, मानव किस काल से संबंधित रहा है और उसका व्यवहार किस तरीके से रहा है, क्योंकि इन्हीं प्राप्त होने वाली सामग्रियों के आधार पर ही हम उसकी संस्कृति को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और यही ये वस्तुएं हैं जो इतिहास के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती। तो इसलिए ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि वो मिल क्या रहा है। तो कल्चर रिमेन्स की जब हम बात करें तो यहाँ पर भी नॉन ज्योमेट्रिकल टूल्स अर्थात अज्यामितीय प्रकार के उपकरण मिल रहे हैं, ज्योमेट्रिक टूल्स मिल रहे हैं, इसके अलावा हैंडमेड पॉटरीज मिल रही हैं, हट्स झोपड़ियां यहाँ से हमें मिल रही हैं, अलग अलग डायमीटर की झोपड़ियां, अंडाकार वर्गाकार झोपड़ियां ये लोग बना रहे थे अपने रहने के लिए, उसके साक्ष्य में यहाँ से मिलते हैं। चावल की भूसी के भी साक्ष्य यहाँ पे, धान की भूसी के साक्ष्य, राइस हस्क के साक्ष्य हमें मिल रहे हैं। और सर्कुलर गोल जो है स्टोन प्लेटफॉर्म जिसे हम एनविल कहते हैं, उपकरणों के निर्माण के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, वो भी हमें यहाँ से प्राप्त हो रहा है। कल्चर फेजेस की बात करें तो इपीपैलियोलिथिक नामक एक मानव का काल हमें यहाँ से सबसे प्रारंभिक चरण से दिखाई पड़ रहा है। ये जो है ये अर्लीस्ट टू न्यूएस्ट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये अर्लीस्ट है, उसके बाद फिर ये। तो अर्ली जो सबसे वहां पे फेज है वो है इपीपैलियोलिथिक, जिसको हम हिंदी में अनुपुरा पाषाण काल कहते हैं। और ये एक फेज है जो कि ट्रांजिशनल फेज की तरह दिखाई पड़ता है, अर्थात उच्च पुरा पाषाण काल और मेसोलिथिक कल्चर के बीच का एक ट्रांजिशनल फेज है, जिसको हम इपीपैलियोलिथिक के नाम से जानते हैं, अनुपुरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ पर सबसे पहले प्राप्त हो रहा है। इसके बाद अगला है अर्ली मेसोलिथिक अर्थात प्रारंभिक मध्यपाषाण काल, और उसके दो डिवीजन है, अर्ली मेसोलिथिक ए, अर्ली मेसोलिथिक बी, ये दो डिवीजन है। इसके बाद एडवांस मेसोलिथिक और प्रोटोनियोलिथिक, ये सबसे ऊपर का सबसे जो नवीन चरण है वो ये है। ठीक है, अब टाइपोलॉजी की बात करें, टूल टाइपोलॉजी की, उपकरणों के आकार प्रकार की क्या उपकरण है, तो बैक ब्लेड है, लूनेट है, पॉइंट्स हैं, बोरर है, ट्रेपीज और ट्रायंगल है। ये सारे उपकरण यहां से भी हमें प्राप्त हो रहे हैं, जो कि ज्यामिति अज्यामिति दोनों प्रकार के। अब रॉ मटेरियल की बात करें तो यहां से भी चर्च, चलसिडनी, अगेट, कार्डेनियन और क्वार्ट्ज जैसे पत्थरों का प्रयोग किया गया उपकरणों के निर्माण में, जिसमें चर्च, चलसिडनी का डोमिनेशन ज्यादा है। इसके अलावा आर्ट की अगर हम बात करें तो डेकोरेटेड पोर्ट्रेट्स, जो मिट्टी के ठीकरे हैं, छोटे छोटे हैंडमेड पॉटरीज हैं, उनमें कुछ इंग्रेविंग्स वगैरह की गई हैं, जो कि कला के तौर पर हमें यहाँ पे दिखाई पड़ती है। आर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ से हमें डेकोरेटेड पोर्ट्रेट्स अर्थात मिट्टी के ठीकरे मिले हैं, जिसमें विभिन्न तरीके के अलंकरण हमें दिखाई पड़ते हैं। और रिचुअल्स की बात करें तो यहाँ पर हमें किसी प्रकार के समाधान की जानकारी प्राप्त नहीं होती। और तिथि क्रम की बात करें तो 17,000 से 7,000 के आसपास की इसकी तिथि मानी जाती है। इसके बाद ये देखिए कुछ पिक्चर्स के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। ये लेखैया की एक पिक्चर है, जनरल व्यू है उस रॉक शेल्टर का, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंदर कटा हुआ बाग है और छिछला बाग ऐसा पत्थर का दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा ये एक रॉक पेंटिंग्स है जो कि मोराना पहाड़ की है, ये बनाया गया है। इसके अलावा ये भी एक रॉक पेंटिंग है जो कि मोराना पहाड़ की है। इसके अलावा ये कुछ स्टोन टूल्स हैं जो कि यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, लेखैया के हैं, जिसमें ज्योमेट्रिक, नॉन ज्योमेट्रिक, डोमिनेटिव सारे प्रकार के टूल्स हमें यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। और ये चोपनी मांडो से जो डेकोरेटेड पोर्ट्रेट्स हैं उनकी कुछ पिक्चर्स हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे इंग्रेविंग इसमें दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा चोपनी मांडो से जो धान के भूसी प्राप्त हुए हैं, मतलब धान के दाने प्राप्त हुए हैं, उसका एक इंप्रेशन यहाँ से हमें दिखाई पड़ रहा है, उसकी एक पिक्चर है ये। इसके बाद ये चोपनी मांडो का एक साइड पैटर्न है, सेटलमेंट पैटर्न है, जो कि यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रहा है।
ठीक है, तो इस पूरे लेक्चर में हम लोगों ने बात की कि नॉर्दर्न विंध्यास में मध्य पाषाणकालीन संस्कृति किस तरीके से दिखाई पड़ती है पुरास्थलों के माध्यम से, और इसके आगे भी हम लोग लेक्चर्स को लेकर के आएंगे। मैं और शैलेश सर इस पूरे आपका जो सिलेबस है उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत जल्दी आपको लगभग आपके सिलेबस से संबंधित वीडियोस चैनल पे प्राप्त हो जाएंगे, और अपने कमेंट्स के माध्यम से आप बताते रहें, बातचीत करते रहें, लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इसको स्प्रेड करें ताकि ये ज्यादातर लोगों तक पहुंचे और लाभकारी हो, आपके एग्जाम्स बेहतर तरीके से हो पाए। इस आशा के साथ आज का ये लेक्चर यही समाप्त करते हैं। फिर एक नए लेक्चर पे हम लोग बातचीत करेंगे और अल्टरनेटिव लेक्चर्स आपको आते रहेंगे। धन्यवाद।